इनर्शिया से ही रिलेटेड है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ सीधा सीधा इनर्शिया से ही रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है इनर्शिया से? कैसे रिलेटेड है इनर्शिया से? न्यूटन ने क्या ऑब्जर्व किया? न्यूटन ने ये ऑब्जर्व ये किया कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है तो इट टेंड्स टू बी एट रेस्ट। टेंड रेस्ट पर है कोई बॉडी तो वो रेस्ट पर ही रुके रहना चाहती है। अगर कोई बॉडी आपकी चल रही है, ये मोशन में है, वेलोसिटी पे है, तो टेंड्स टू रिमेन इन मोशन। मोशन में ही बने रहना चाहती। कोई बॉडी अगर मोशन में है तो ये बॉडी मोशन में ही बना रहना चाहती है, ठीक है। और अगर कोई बॉडी मोशन में है, वेलोसिटी पे है, तो टेंड्स टू रिमेन इन मोशन, इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में लगातार मोशन में ये बने रहना चाहती है। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है कि बॉडी एट रेस्ट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, बॉडी इन मोशन टेंड्स टू रिमेन ऑन मोशन इन द सेम डायरेक्शन, अपने ही डायरेक्शन में चलती रहना चाहती है। क्या हुआ फर्स्ट लॉ कि बॉडी एक जो रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही रहना चाहती है, बॉडी जो मूव कर रही है वो मोशन में ही रहना चाहती है और सेम डायरेक्शन में मोशन में रहना चाहती है। लेकिन अगर आपको किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाना है या मोशन से रेस्ट पे लाना है या उसकी डायरेक्शन बदलनी है तो फिर आपको एक कॉज चाहिए। इसे कोई आपको कॉज देना पड़ेगा। ये बॉडी रुकी हुई है, ये बॉडी रुकी हुई है अपनी जगह और ये रुके ही रहना चाहती है, अपनी बॉडी रुकी हुई रुके रहना चाहती है। अब इसको कहूं मैं चल, तो सबसे पहले ये मुझसे सवाल करती क्यों चलूं, रीजन व्हाई। तब मैं कहता हूं देख मैंने फोर्स लगाई है इसलिए तुझे अब चलना पड़ेगा। तो फोर्स आपको किसी भी मोशन के स्टेट में चेंज लाने के लिए आपको एक कॉज देना पड़ेगा और ये कॉज कुछ और नहीं है, ये है फोर्स। ये कॉज और कुछ भी नहीं है, ये है फोर्स। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ डिफाइन फोर्स। न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन फोर्स। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो ये बताता है कि फोर्स एक्चुअली है क्या, ये बताता है फोर्स। फोर्स वो कॉज है जो किसी भी बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज कर देता है या चेंज नहीं भी कर पाता तो चेंज करने की कोशिश करता है। एक ऐसा कॉज दैट टेंड्स टू और दैट चेंज और टेंड्स टू चेंज क्या, स्टेट ऑफ मोशन। एक ऐसा कॉज जो किसी भी बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर दे या चेंज ना भी करे तो बेचारा कम से कम कोशिश तो कर रहा है। टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, इस कारण को, इस कॉज को ही बोला जाता है फोर्स। तो फर्स्ट लॉ न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में बताया कि फोर्स क्या है। फोर्स है क्या? फोर्स है क्या? फोर्स वो कारण है, वो कॉज है जो किसी भी बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर दे या चेंज करने की कोशिश करे। अब ये जो कॉज है ये आपका इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जैसे ये बॉडी है, इसके ऊपर मैंने बाहर से फोर्स लगाया तो ये एक्सटर्नल कॉज है। मेरी जो फोर्स है, मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ ये एक्सटर्नल कॉज है, इस बॉडी का अपने अंदर से नहीं है। लेकिन जब आप अपनी बाइक का एक्सीलरेटर देते हैं तो आपकी बॉडी जो खुद मोशन में है उसी के अंदर से वो फोर्स निकल कर आती है, उसी के अंदर से कॉज निकलता है। तो एक्सटर्नल कॉज भी हो सकता है, ये इंटरनल कॉज भी हो सकता है। फोर्स एक कॉज है दैट चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। ये बात आपको क्लियर हुई है या कोई कंफ्यूजन है? अब ये पता लगा कि एक कॉज है जिसे हम कहते हैं फोर्स। और ये काम क्या करता है? फोर्स का काम क्या है?
फोर्स का काम क्या है? इट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, या तो चेंज कर देता है या टेंड्स टू चेंज। किसे चेंज कर देता है? स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। किसी बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन को या तो चेंज कर देता है या चेंज करने की कोशिश करता है। ये फोर्स का काम है। अब ये फोर्स काम दो तरीके से कर सकता है। दो तरह की फोर्स होती हैं हमारे नेचर में, दो तरह की। वैसे तो कई तरह की और भी डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स आप पढ़ेंगे, लेकिन ये जिस रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं वो दो तरह की फोर्स है। पहली फोर्स बोलते हैं हम कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, और दूसरी है नॉन कंजर्वेटिव। पहले कंजर्वेटिव फोर्स हम समझें, कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। कंजर्वेटिव फोर्स समझें कि ये क्या है। देखिए ध्यान से, एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, और आपने इसे अपनी घर की छत पर इसे लेकर जाना है, और छत की ऊंचाई है h। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप आपका आपके लिए सिंपल सा एक तरीका है कि घर की छत पे जाओ, यहाँ खड़े हो, और एक रस्सी बांधो इससे, और ऊपर खींच लो इसे। रस्सी बांध के इसे ऊपर खींच लो। तो इसे खींचने के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि स्टेट ऑफ रेस्ट पर है। स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में लाने के लिए आपको कॉस चाहिए, फोर्स लगानी पड़ेगी। कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? अर्थ इस पर एक फोर्स लगा रही है डाउनवर्ड mg, तो कम से कम mg के इक्वल तो फोर्स आपको लगानी पड़ेगी। mg आपने फोर्स लगाई, और इसकी हाइट बढ़ा करके आपने छत तक इसकी हाइट बढ़ा दी, तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा? फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स कितनी थी? mg, और डिस्टेंस कितनी आई? h। ये आपको वर्क करना पड़ेगा mgh। वर्क इज टू बी डन mgh। कितना वर्क करना पड़ेगा? mgh। अब इसी को ऊपर उठाने के लिए आपके पास दो तरीके और थे। एक तरीका तो सीधा सीधा रस्सी से बांधो, खींच लो। दूसरा तरीका क्या है? एक ढलान बना हुआ है, या आपने कोई तख्ता या कोई चीज लगाई इसके ऊपर, और यहाँ से इसे खींच लिया। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या था? आपके घर में जीना बना हुआ है, आपने इस जीने पे से इसको उठा करके ले गए, यहाँ से जीने पे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उठा के ऊपर ले गए। क्या हर बार आपको सेम वर्क करना पड़ेगा mg, या अलग अलग वर्क करना पड़ेगा? कोई बताएगा? डिफरेंट वर्क करना है इन तीनों केसेस में, तो किस में सबसे ज्यादा और किस में सबसे कम करना पड़ेगा? बताइए जरा। अनुभव बता वैसे रहे हैं। हाँ, अनुभव, किस में ज्यादा करना पड़ेगा और कब कम करना पड़ेगा? जीने वाला जो है इसमें सर डिस्टेंस बढ़ जाएगी हमारी। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो इसलिए ज्यादा वर्क करना पड़ेगा इसमें। कोई और बताना चाहेगा? ये अनिरुद्ध ने बताया। अनुभव, आप कुछ बता रहे थे। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखने में हमें ऐसा ही लगता है कि शायद जीने पे डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, स्लो पे और कम, और सबसे कम इसमें करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो हर एक केस में आपको फोर्स लगानी पड़ेगी mg वर्टिकली अपवर्ड्स, चाहे आप जीने से लेके जाएं, ढलान से लेके जाएं, या रस्सी से खींचे। ग्रेविटी नीचे खींच रही है इसे mg फोर्स से, और ग्रेविटी के अगेंस्ट आपको इसे उठाने के लिए कम से कम mg फोर्स लगाना ही पड़ेगा। आपने mg फोर्स लगाया, सीढ़ी से लेकर गए, तो एक्चुअली कितना हाइट पे उठा गए आप उठा गए h, तो वर्क mgh। आपने इसे स्लोप पे से खींचा, कितनी हाइट उठा गए? h, वर्क mgh। तीनों ही केस में आपका वर्क सेम रहेगा, रास्ते से डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर। तो ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, क्या वर्क डन बाय और वर्क डन अगेंस्ट। इस टाइम आपने वर्क करा ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्रेविटी के विरुद्ध आपने ये काम किया है। तो वर्क डन बाय द फोर्स और वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स डिपेंड ऑन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, तब आप इस तरह की फोर्स को बोलेंगे कौन सी? कंजर्वेटिव फोर्स।
और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो काम करेगी वो भी केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कुछ अगर वर्क किया जाए तो ये वर्क भी केवल फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड होता है, रास्ते पर डिपेंड नहीं होता। ये वर्क रास्ते पर डिपेंड है ही नहीं किसी भी तरह से। ये कंजर्वेटिव फोर्सेस है। कोई भी ऐसी फोर्स जिस फोर्स के द्वारा बाय द फोर्स और अगेंस्ट द फोर्स या फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन केवल डिपेंड करे फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर, वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड, रास्ते पर डिपेंड ना करे, तो फिर इसे कहा जाता है कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स है, आगे हम और भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, ये सारी की सारी कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। अब दूसरे तरह की फोर्स कौन सी हैं? दूसरे तरह की फोर्स है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल जरा आप समझिए कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। आपके घर में सफाई वफाई चल रही थी, मम्मी ने कहा बेटा जरा सा काम कर दे मेरा, ये एक बड़ा सा ट्रंक रखा हुआ है, मुझसे तो ये हिल भी नहीं रहा, तो जरा इसे खिसका के यहाँ ला दे। आपने इस ट्रंक को खिसकाया 2 मीटर, ठीक है, आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, फ्री में तो खिसक नहीं जाएगा, थोड़ी सी थकान होगी आपको, थोड़ा सा दर्द सा भी होगा। अब मम्मी ने इस ट्रंक की जगह यहाँ से इसके पीछे से साफ सफाई सारी कर ली। मम्मी ने कहा बेटा चल इसे वापस वहीं रख दे, वहां से मैंने सफाई कर ली, खिसका के जरा वहां तो ला। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार मम्मी ने बीच में यह सोफा अड़ा रखा था, सोफा अड़ा रखा, सीधा गुंजाइश ही नहीं थी आपके पास ले जाने की। तब आपने क्या काम करा, तब आपने पहले इसे खींचा यहाँ तक, खींच के यहाँ तक लाए, और फिर इसे खींच के यहाँ तक लेकर गए वापस, बीच में क्योंकि सामान दूसरा रखा हुआ था, जगह थी नहीं आपके पास चलने के लिए। तो पहले आपको कम काम करना पड़ा, इस बार आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। इस बार आपको ज्यादा यहाँ से यहाँ तक खींचने में वर्क करना पड़ेगा, फिर आगे इस बार रास्ता लंबा हो गया। तो अब जो आपका वर्क है, वर्क, इट डिपेंड ऑन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, फाइनल इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करता है, एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन, किस पर भी डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है रास्ते पर, पाथ फॉलोड, कौन सा रास्ता अपनाया गया है इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक पहुंचाने के लिए, इस रास्ते पर भी डिपेंड है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर भी डिपेंड रहता है। इस तरह की जो फोर्स हैं उन फोर्सेस को बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन वर्क डन वर्क डन बाय द फोर्स और against the force, work done by the force or against the force depend on final initial position and also depend on path followed, then this type of force is called non conservative force। इस तरह की फोर्स को बोला जाता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर हो इतनी बात? ये पक्का क्लियर हुआ? चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमेशा याद रहे आपको ये। तो ये जो यहाँ जो आपने वर्क किया है, ये किया है फ्रिक्शन के अगेंस्ट, फ्रिक्शन के अगेंस्ट ही आपने ये वर्क किया है। तो फ्रिक्शन फोर्स कैसी है? फ्रिक्शन फोर्स आपकी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। इसी तरह और भी बहुत सारी फोर्स होती हैं, विस्कस ड्रैग होता है, आगे हम पढ़ेंगे, वो भी नॉन कंजर्वेटिव होता है। तो दो तरह की फोर्स हो गई आपके पास, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और दोनों ही एक्चुअली हैं क्या, दोनों ही कॉज हैं, दोनों ही कॉज है क्या, स्टेट ऑफ मोशन में चेंज करने के लिए, रुके हुए से चलाने के लिए, या आप खींच के ला रहे चलते हुए को रोकने के लिए, जो इसके स्टेट में चेंज कर दे, उसे हम बोलेंगे फोर्स। दो तरह की फोर्स हो गई, अगर वर्क डन बाय द फोर्स और वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स केवल और केवल इनिशियल फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा, रास्ते पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो फिर हम बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स, और अगर रास्ते पर भी डिपेंड कर रहा है तो बोलेंगे हम इसे नॉन कंजर्वेटिव। अच्छा, यहाँ ये जो एग्जाम्पल है, ये सबको देखने में उल्टा लगता है, सबको देखने में अजीब लगता है कि जी हाँ तो सीधे खींच के चढ़ा लोगे ऊपर, जीने पे साड़े पे चढ़ के जाना पड़ेगा, इस पे लुढ़का के खींच के लाए, तो फिर के सेम कैसे हो जाएगा?
सेम कैसे हो जाएगा? सही बात है, अगर आप यहाँ से खींच के लेके जाओगे तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसे सीढ़ियों से उठा के लेके जाओगे तो आपको ज़्यादा थकान हो जाएगी, खींचने में इतनी थकान नहीं होगी, तो आपकी एनर्जी ज़्यादा खर्च हो रही है। तो ऐसे क्यों हो रहा है भाई? फिजिक्स तो ये कह रहा है कि हर बार सेम वर्क करना पड़ेगा, और लेकिन हमें तो थकान ज़्यादा होगी अगर हम सीढ़ियों पर चढ़ेंगे तो उसका रीज़न क्या है? ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको सेम वर्क करना पड़ेगा, ये आपका जो वर्क है, ये इट इज वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट आपको सेम वर्क करना पड़ेगा। लेकिन जब आप स्लोप का यूज कर रहे हो या सीढ़ियों का यूज कर रहे हो, तो ग्रेविटी के साथ साथ आपको फ्रिक्शन से भी लड़ना पड़ेगा। आपको फ्रिक्शन, आपके जूतों के और उसके बीच में जो फ्रिक्शन है उससे, या इस तख्ते पे से, इसे स्लोप पे से खींच रहे हो, तो इस बॉडी और स्लोप के बीच में जो फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शनल फोर्स के साथ भी आपको लड़ना पड़ेगा। तो कुछ वर्क तो आपको करना पड़ेगा ग्रेविटी के अगेंस्ट, कितना, mgh, और कुछ आपको वर्क करना पड़ेगा फ्रिक्शन के अगेंस्ट। तो कुल मिला के तो वर्क आपका बढ़ जाएगा। जो अभी आप बता रहे थे जीने से सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है वर्क करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप बोले वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, तीनों केस में आपका mgh ही रहना है। किसी और फोर्स के अगेंस्ट भी आपको, फ्रिक्शन के अगेंस्ट भी आपको वर्क करना पड़ रहा है, तब वो वर्क इसमें जुड़ जाएगा, किसमें, जीने के रास्ते में या स्लोप के। अब यहाँ अगर सीधे सीधे आप इसे उठा रहे हो, सीधे सीधे उठा रहे हो तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो कहीं से कोई फ्रिक्शन लगना नहीं है, इसलिए आपको केवल वर्क करना पड़ेगा ग्रेविटी के अगेंस्ट। मुझे लगता है सारी बातें क्लियर हो गई हैं। अब फिर से आपकी क्लास होगी अब से 45 मिनट्स के बाद में।